नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे छोटे छोटे कण हैं जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि धूल कण, बालू, चीनी, नमक, हल्दी के कण। अगर हम अपने किचन में भी देखेंगे तो ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे कण वाले चीज़ मिल जाएंगे जिसको हम लोग आसानी से देख पाते हैं। अब सोचिए कि अगर ये हल्दी के कण, एक कण को उठाएं, अगर उसका 100-200 गुना छोटा करके देखना हो तो क्या हम देख पाएंगे इसे? उसी तरह बालू के कण, नमक के कण को कई गुना छोटा करके अगर हमें देखना हो, फिर कैसे देखेंगे? तो कभी आपने सोचा है या उसे छोटा करके देखा है? नहीं देखा है तो चलिए जानते हैं कि इसे हम कैसे देख सकते हैं और किन किन माध्यमों से। इसके लिए हमें कई तरह के अलग उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। आइए जानते हैं उनके बारे में। आप लोगों ने मैग्नीफाइंग ग्लास का नाम सुना है, जिसे कि आवर्धन लेंस कहते हैं। ये आप लोगों ने कभी यूज किया है? तो अगर उसका इस्तेमाल किया होगा तो एक छोटा सा ये कागज़ का टुकड़ा करीब करीब उसमें थोड़ा बड़ा आपको दिखेगा। करीब ये आवर्धन लेंस 10 गुना करीब करीब बड़ा करता है, लेकिन 10 गुना बड़ा करने से जो चीज़ें हमें नहीं दिखाई पड़ेंगी खुली आँखों से, उसके लिए फिर हमें अलग तरह के उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी। सर्वप्रथम थोड़े बड़े कणों को देखने के लिए रॉबर्ट हुक ने 1664 में एक सिंपल माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, जिसको उन्होंने स्वयं बनाया था। तो उन्होंने कॉर्क में के अनुप्रस्थ काट में पतले पतले उसके स्लाइस काट करके उसे देखा था। तो उन्हें उस कॉर्क को जो आसानी से सामने से नहीं दिखाई पड़ता है, उसमें उन्हें बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते को आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा है? बहुतों ने देखा होगा। तो उसमें बहुत सारे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी से रॉबर्ट हुक ने उसमें बक्से जैसी संरचना देखी और उसका नाम दिया उन्होंने कोशिका। पर सिर्फ उसमें बक्से जैसी संरचना दिखाई दी, उससे आगे नहीं दिखाई दिया। आप लोगों ने सबने दही खाया है, बहुतों ने खाया है। केक खाया हुआ, केक को फूलने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ईस्ट का इस्तेमाल होता है। क्या ये ईस्ट कैसे ग्रोथ करता है, ईस्ट को हम कैसे देखें? दही में आप लोग जानते हैं कि दही को जमाने में आप लोगों ने पढ़ा है कि बैक्टीरिया, उसमें कई तरह के बैक्टीरिया रहते हैं जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। पर दही में क्या आप लोगों ने कभी ऐसे खुली आंखों से बैक्टीरिया को देखा है? नहीं देखा है। तो ये दही में मौजूद बैक्टीरिया को ईस्ट, जो हमारे ब्रेड को बनाने में, केक को बनाने में मदद करता है, इसको हम लोग कैसे देखें? या कई तालाब के पानी में कौन कौन से जीव उपलब्ध हैं, इसे जानने के लिए हम कौन से उपकरण का इस्तेमाल करें और देख सकें? तो रॉबर्ट हुक ने जो बनाया है उससे हम इस बैक्टीरिया और इसको नहीं देख पाएंगे। 1674 में लीवेनहॉक नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक अलग तरह के और ज़्यादा इनलार्ज करने वाले सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया, जिसे नाम दिया गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लीवेनहॉक ने इसमें तालाब के पानी को, जब एक थोड़े से पानी को, एक बूंद को लेकर के फैला करके जब इस माइक्रोस्कोप में, जो उनके द्वारा स्वयं बनाया गया था, जब देखा तो उसमें उन्हें बहुत तरह के बैक्टीरिया दिखाई दिए और पहली बार लोगों ने जीवित एक कोशिकीय जीव को उन्होंने देखा और पूरी दुनिया को इससे परिचित कराया। उस समय ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आया। इसके बाद से ये आसान हो गया कि 100 गुना से लेकर के 5000 गुना तक के चीज़ों को इनलार्ज करके अगर देखना हो तो इस तरह के माइक्रोस्कोप में आसानी से देखा जा सकता है। इसके पहले ये संभव नहीं था कि कैसे छोटे से जीवों को देखा जा सके आसानी से और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल की जा सके। लीवेनहॉक ने इस काम को आसान बनाया। फिर उसमें उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कई और जगह के पानी को इकट्ठा करके और कई ऐसे
चीज़ों को इकट्ठा करके कई जीवों को इसके द्वारा देखा गया। यानी ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हमारे अध्ययन को आसान बनाने में एक बहुत बड़ा काम किया। विज्ञान के अध्ययन में इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हम भी कई जगह कई प्रयोगों को करने में, जानने और समझने में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आइए जानते हैं कि ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दिखता कैसा है, ये कार्य कैसे करता है, क्या इसमें एक ही लेंस लगे होते हैं या कई लेंस लगे होते हैं। इसके बारे में पूरा जानने के लिए एक वीडियो के माध्यम से हम लोग इसे समझेंगे और फिर जानेंगे कि इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम लोग कौन कौन से प्रयोग कर सकते हैं। आज हम माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे। तो हमारे एक्सपेरिमेंट का नाम है टू स्टडी कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप और उसके पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तो ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसे कहते हैं कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। सबसे पहली बात ये है, इसे लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप इसीलिए कि जब भी इसका फंक्शन होता है तो वो लाइट ज़रूरी होता है, प्रकाश के माध्यम से ही इसका फंक्शन होता है। और कंपाउंड इसलिए क्योंकि माइक्रोस्कोप में, इस माइक्रोस्कोप में एक से अधिक लेंस सम्मिलित होते हैं और उसी से हम अपने सैंपल या हम अपने स्पेसिमेन के बारे में जान पाते हैं या उसकी पिक्चर को हम देखते हैं। तो आइए शुरू करें ये लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जानना और समझना। तो इस लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहला चीज़ जो है वो है इसका ये फुट। तो इसे जो नीचे है, माइक्रोस्कोप के नीचे, सबसे नीचे, इसे फुट कहते हैं। जिस तरह हमारा फुट हमारे पूरे शरीर की वज़न को झेल कर रखता है, उसी तरह से ये माइक्रोस्कोप, इस माइक्रोस्कोप का वज़न उसके इस फुट झेल के रखता है और इसे संभाल के रखता है। उसके साथ में इसका दूसरा पार्ट जो होता है उसे कहते हैं बॉडी। तो ये जो माइक्रोस्कोप का ये वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक, इसे बॉडी कहते हैं। तो ये फुट के ऊपर मौजूद होता है। लेकिन ये फुट और बॉडी के बीच में एक यहाँ पर एक पार्ट होता है, ये जिसे हम आर्म कहते हैं। और ये जो आर्म होता है ये माइक्रोस्कोप के बॉडी को और फुट को दोनों को जोड़ता है और ये इस तरह से इसे पकड़ने में भी मदद करता है। तो हम ये भी देख लें कि इस माइक्रोस्कोप को सही तरीके से पकड़ा कैसे जाता है। तो इस माइक्रोस्कोप को हमेशा पकड़ने के लिए या एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए इसे एक एंगल या टिल्टेड पोजीशन में इस तरह हम इसे पकड़ते हैं और नीचे हाथ का सहारा देकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल आपका ये होना चाहिए कि इसे यहाँ दोनों हाथ के सहारे से क्यों पकड़ते हैं और इसे टिल्टेड पोजीशन में क्यों पकड़ते हैं, इसको भी हम समझेंगे आगे। अब दूसरी बात ये होती है कि ये माइक्रोस्कोप के बॉडी के ऊपर यहाँ पर एक लेंस होता है। इस लेंस के, इसको, ये एक लेंस होता है। इस लेंस को हम यहाँ पर रखते हैं और इसी माइक्रोस्कोप के लेंस में अपनी आँख को लगाकर इसे देखते हैं। चूँकि ये लेंस हमारे आँख से हमारे जो स्पेसिमेन होता है उसकी इमेज को दिखाता है या बताता है, इसीलिए इस लेंस को हम आई पीस कहते हैं। आई पीस लेंस भी कहा जाता है। दूसरा जो माइक्रोस्कोप में लेंस होता है वो नीचे यहाँ पर एक इस तरह से इसका डिस्क होता है, इसे हम डिस्क कह सकते हैं। ये जो गोल वाला होता है इसे हम डिस्क कहते हैं और ये डिस्क इस तरह से घूमता है। तो ये डिस्क जब घूमेगा तो इसके अंदर हर माइक्रोस्कोप में 2 या 3 लेंस यहाँ पर लगे रहते हैं। 2 या 3 लेंस का यहाँ पे ग्रूव या जगह दिया रहता है और हम अपने ज़रूरत के आधार पे इन लेंस को हम बदल के या हटा के और इसको घुमा के चेंज कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। अधिकतर केसेस में ये देखा गया है कि ये जो आईपीस लेंस होता है वो 10x का होता है या 15x का होता है। तो हमारे पास जो है ये आईपीस लेंस ये 15x का है, ये वाला लेंस हमें 15x का है। बहुत सारे माइक्रोस्कोप में ये 10x का होता है। तो ये 15x 10x ये होता क्या है?
एक्चुअली में जब हमारे जो सैंपल होता है या ऑब्जेक्ट होता है उसको 10 टाइम्स मैग्नीफाई किया जाता है तो उस लेंस को हम कहते हैं 10x, और 15x लेंस जो होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट को 15 टाइम्स मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है। लेकिन यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं ये अधिकांशतः 3 लेंस होते हैं। एक तो 10x के होते हैं, एक 25x के होते हैं और तीसरा 45x के होते हैं। जब हम आगे थोड़ा सा और एडवांस माइक्रोस्कोप में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये 45x वाला लेंस आप यहाँ पर ये 100x का भी लेंस आप लगा सकते हो, मतलब 100 टाइम्स मैग्निफिकेशन वाला। और ये जो आईपीस लेंस और ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है इसे खोला भी जा सकता है, यहाँ पर ग्रूव या स्क्रू दिया हुआ रहता है, इसे हम खोल के हम चेंज भी कर सकते हैं। या हमारे पास जब 100 इस तरह से हम इसको लेंस को खोल सकते हैं और खोल के हम चेंज कर सकते हैं। तो ये लेंस है 45x का लेंस है। और इसी तरह से अगर हम चाहें अपनी ज़रूरत के आधार पे तो 100x का लेंस को लाके इस ग्रुप में हम फिट कर सकते हैं। तो ये तो हुई लेंस की बात। अगर ऊपर में 15x का लेंस हम लगाएंगे और नीचे में हम अगर 100x का लेंस लगाएंगे तो हमें जो ऑब्जेक्ट दिखेगा वो मैग्नीफाइड दिखेगा। और मैग्नीफाइड किस तरह से मैग्नीफाइड दिखेगा उसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि 15x ऊपर हो गया आईपीस लेंस में और ऑब्जेक्टिव लेंस में जो 25x था या 100x अगर हमने लिया ऑब्जेक्टिव लेंस में, दैट मीन्स इट विल बी 15x इंटू 100x, मतलब 1500 टाइम्स हमारा ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हो गया। तो ये दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन, ये एक 15x और ये एक 100x, मतलब 15x इंटू 100x मिलके 1500 टाइम्स मैग्नीफाई हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो कंपाउंड लेंस जो होता है वो एक से अधिक लेंसों के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। यहीं से हमारे माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। बॉडी को हमने जान लिया, लेंस के बारे में हमने जान लिया, इस डिस्क को हमने जान लिया, इसको इस तरह से घुमाया जा सकता है और घुमा के एडजस्ट किया जा सकता है अपने ज़रूरत के आधार पे। इसके आर्म के बारे में हमने जान लिया और इसके फुट के बारे में हमने जान लिया। यहाँ पर हमें इस तरह की 2 राउंड इस तरह की दिख रही है, एक स्विच दिख रही है, इसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं। जिस तरह किसी भी चीज़ को एडजस्ट किया जा सकता है उसी तरह से ये वाला जो होता है, ये बड़ा वाला जो हमारे बॉडी को यहाँ पर हम ये स्लाइड होता है और इस स्लाइड पर हम अपने सैंपल को या हम अपने ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रख के और यहाँ पर लगा सकते हैं। और लगाने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारा इस एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि ये हमारा बॉडी माइक्रोस्कोप का बॉडी, ये दोनों लेंस एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएं और साथ में कॉम्बिनेशन में ये काम कर सकें। तो इसको कोर्स एडजस्टमेंट कहा जाता है। और इस कोर्स एडजस्टमेंट से माइक्रोस्कोप की बॉडी या तो ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है। हमें जिस तरह से ज़रूरत है उस तरह से हम इसको कोर्स एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ में एक और यहाँ पर होता है एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पर, तो इसे हम कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट। अब हम ये देख रहे हैं फाइन एडजस्टमेंट को घुमा के, ये फाइन एडजस्टमेंट हमारे माइक्रोस्कोप को ना तो कोर्स एडजस्टमेंट की तरह ऊपर ले जा सकता है ना ही ये नीचे ला सकता है। तो फाइन एडजस्टमेंट करता क्या है? फाइन एडजस्टमेंट जब हम इस लेंस पे अपने ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं तो उसको और क्लियर और साफ, ज़्यादा फाइन हमें दिखाता है। तो फाइन एडजस्टमेंट माइक्रोस्कोप के बॉडी को ना तो ऊपर ले जाता है ना ही इसे नीचे ले जाता है, लेकिन हमारी पिक्चर को और थोड़ा फाइन कर देता है, क्लियर कर देता है, ताकि हम अच्छे से उसे ऑब्जर्व कर सकें। उसके साथ में ये बॉडी, आर्म, आईपीस, फाइन एडजस्टमेंट, कोर्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट के बाद एक यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होता है। तो ये माइक्रोस्कोप का प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म मतलब इसे हम दूसरा नाम, इसको हम स्टेज भी नाम दे सकते हैं। जिस तरह से किसी कार्य को परफॉर्म करने के लिए एक स्टेज होता है, उसी तरह से ये माइक्रोस्कोप का ये वाला स्टेज है।
और हम अपने कार्य को इस स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। कार्य कौन सा परफॉर्म करेंगे? हम अपने स्पेसिमेन को या हम अपने सैंपल को, हम अपने ऑब्जेक्ट को यहीं पर हम रखेंगे। तो ये ज़्यादातर केसेस में स्लाइड्स के ऊपर हम अपने ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं और उसके साथ में इस स्टेज के ऊपर एक क्लिप होता है और इस क्लिप से हम अपने स्लाइड को इस तरह दबा देंगे। क्लिप से स्लाइड को दबाने से ये स्लाइड हिलेगा नहीं, मूव नहीं करेगा। और उसके बाद हम अपने कोर्स एडजस्टमेंट से इसको लेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। फाइन एडजस्टमेंट से हम अपने पिक्चर को और क्लियर बना सकते हैं। कुछ माइक्रोस्कोप्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में यहाँ पर एक और स्विच होता है। यहाँ पर एक इस तरह से मूवेबल स्विच होता है जो कि हमारे स्लाइड को या तो दाहिने या नहीं तो बाएं इसको घुमा सकता है। चूँकि यहाँ पर नहीं है तो हम इसको अपने स्लाइड को, क्लिप को हटा के अपने ज़रूरत के आधार पे दाहिने या बाएं जैसे होगा हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये रहा माइक्रोस्कोप के बारे में और इसी तरह से हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। यहाँ पर माइक्रोस्कोप में नीचे एक मिरर दिया हुआ है। ये माइक्रोस्कोप में मिरर दिया हुआ है। मिरर का काम शुरू में हमने कहा था, बताया था कि ये जो मिरर माइक्रोस्कोप है ये लाइट माइक्रोस्कोप इसे हम कहते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप क्योंकि ये माइक्रोस्कोप हमेशा लाइट की मौजूदगी में, प्रकाश की मौजूदगी में ही काम करता है और ये मिरर इस तरह से खुल भी सकता है। ये मिरर इस तरह से खुल गया। तो ये जो मिरर है इस तरह से खुल जाता है। कभी कभी ये लूज़ भी हो जाता है ये मिरर। इसलिए हमने शुरू में बताया था कि इस माइक्रोस्कोप को जब भी हम पकड़ते हैं मूव करने के लिए तो एक एंगल से यूं पकड़ के इस तरह से ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ताकि ये मिरर अगर खुला रहे या लूज़ रहे तो ये गिर ना जाए खुल के और टूट ना जाए। अब ये मिरर यहाँ पर रहती है और मिरर जब यहाँ पे रहती है तो ये किस तरह का मिरर होता है हमें ये जानना चाहिए। तो ये मिरर जो होता है हमारा, ये कॉनकेवो प्लेनो कॉनकेव मिरर होता है। प्लेनो कॉनकेव क्यों? क्योंकि ये जो मिरर है इस मिरर का एक सतह प्लेन होता है और दूसरा सतह, एक सतह प्लेन है और दूसरा सतह कनकेव है। तो ये क्यों होता है कनकेव और प्लेन? हम जानते हैं कि कनकेव मिरर जो होता है वो क्या करता है, चारों तरफ से प्रकाश को लाके एक जगह फोकस करता है। तो इसमें लाइट माइक्रोस्कोप इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइट की मौजूदगी में काम करता है। और हम अपने स्कूल के लेवल पे हम ये जान रहे हैं कि लाइट हमें कहाँ से लाना है। हमें किसी खिड़की के पास माइक्रोस्कोप को रखना है उठा के, और उस खिड़की में सूरज की रोशनी जो फोकस होती है ये कनकेव साइड से इस मिरर को हमें घुमाना है और सूरज की रोशनी को फोकस करना है। सूरज की रोशनी हमें कहाँ पर फोकस करना है? यहाँ इस जगह पे सूरज की रोशनी को हमें फोकस करना है। और इससे क्या होगा, ये एरिया जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट या सैंपल हमारा रखा हुआ है ये इल्यूमिनेट हो जाएगा, ये प्रकाशित हो जाएगा प्रकाश से, और प्रकाशित होने की वजह से जो सैंपल या ऑब्जेक्ट हम रखे हैं वो एकदम क्लियर दिखने लगेगा। तो इसमें यूज़ होने वाला जो मिरर होता है वो प्लेनो कॉनकेव होता है। जब हायर माइक्रोस्कोप, कंपाउंड में ही अगर हायर माइक्रोस्कोप को हम देखेंगे तो यहाँ पर प्लेनो कॉनकेव मिरर की जगह यहाँ पर एक लाइट का सोर्स भी दिया जाता है। तो उस लाइट के सोर्स के माध्यम से हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। तो लाइट का सोर्स जो दिया जाता है, कभी कभी हमारा लैब बहुत हाई इसका होता है और लैब में हमारे एसी होते हैं, चारों तरफ से बंद कमरे होते हैं, वहाँ पर सूरज की रोशनी आना मुश्किल होता है। तो वैसे केसेस में हम जो माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसमें ये मिरर की जगह हम प्रकाश बाहर से नहीं देते हैं, बल्कि यहीं पर एक लाइट का सोर्स होता है, छोटा सा बल्ब होता है, उससे हम अपने ऑब्जेक्ट को प्रकाशित करते हैं। ये तो हो गया माइक्रोस्कोप के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में और वो काम कैसे करता है। अब हम यहाँ पर ये देख लें, ये जो यहाँ है नीचे इसे हम डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम का काम क्या होता है, हम यहाँ पर से देखेंगे कि ये डायफ्राम ये इस तरह से घूम रहा है, ये
इस तरह से हम इसको घुमा सकते हैं और इसको हम करते हैं। यहाँ इसके नीचे में, इस डायफ्राम के नीचे में यहाँ एक छोटा सा होल होता है, छोटी सी छेद होती है। ये छेद क्या होता है, इसे हम अपर्चर कहते हैं। और ये जो अपर्चर है इसका काम क्या होता है, जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर हमारे आँखों पर प्रकाश जैसे ही पड़ता है तो हमारे आँखों का जो प्यूपल है वो प्रकाश बहुत ज़्यादा पड़ने से वो छोटा हो जाता है, और जब रोशनी कम होती है तो वो हमारे आँखों का प्यूपल वो बड़ा हो जाता है। तो प्यूपल लाइट के पड़ने से या लाइट के हटने से हमारा छोटा और बड़ा हो जाता है। उसी तरह से इस डायफ्राम में यहाँ पर नीचे एक होल है, एक अपर्चर है, ये होल है यहाँ पर। और ये होल क्या होता है, हम जिस तरह से कनकेव मिरर से हम अपने रोशनी को यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, उससे ये डायफ्राम को हम एडजस्ट कर सकते हैं, डायफ्राम के होल को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से प्रकाश के पड़ने से और अपने लाइट से जितनी हमें ज़रूरत है, हमारा ऑब्जेक्ट जितना छोटा है उस आधार पे इसको हम इसके अपर्चर को छोटा कर सकते हैं इस माध्यम से। ये बहुत छोटा हो गया यहाँ पर अपर्चर इसका, और लाइट जो पड़ेगी बहुत छोटी सी रे से हमारे ऑब्जेक्ट लिट हो जाएंगे, और ये इस तरह से हम अपर्चर को बड़ा कर सकते हैं। तो ये डायफ्राम का काम होता है रोशनी को कनकेव मिरर से छोटा या बड़ा करके इसे अपने ऑब्जेक्ट पे फोकस करना। तो आज हमने सीखा कि माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप क्या होता है और उसके अलग अलग पार्ट्स किस तरह से काम करते हैं। बच्चों, आपने अभी सूक्ष्मदर्शी से जुड़ा हुआ वीडियो देखा। इस वीडियो में भली भांति बताया गया है कि सूक्ष्मदर्शी के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उसके क्या कार्य हैं। हर पार्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है इस वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसके संरचना और कार्य दोनों को बेहतर तरीके से समझा होगा। आप लोग अगर इसे अच्छी तरह समझ गए हैं तो घर जाकर के इसकी संरचना को बनाने का प्रयास करिएगा और इसे लेबल भी कीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप लोग इसके कार्यों और संरचना के बारे में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब अगली कक्षा में इससे जुड़ी मैं गतिविधि करवाऊंगी, उस समय आपको इससे मदद मिलेगी कि आप बेहतर तरीके से उस गतिविधि को समझ पाएंगे और सूक्ष्मदर्शी को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों की जीवन की मौलिक इकाई में कोशिका पढ़ना है। तो अगली गतिविधि अगला चैप्टर जब मैं कोशिका पढ़ाऊंगी तो इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कुछ गतिविधियां करवाऊंगी जिसमें आपको उस चैप्टर को पढ़ने में सुविधा होगी और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। धन्यवाद।